हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशाद ऑल क्लासेस में। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं विज्ञान साइंस और चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आपका आज की क्लास में बताने वाली मोस्ट भी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। आंसर लिखें दोस्तों, आंसर लिखेंगे आप अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है, ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक से जनकों की तरह होती है। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक क्या होते हैं, जनकों की यानी माँ बाप की तरह ही होती है, क्योंकि इसमें युगकों का संगलन नहीं होता है। क्योंकि युगकों का संगलन नहीं होता है, इसमें निषेचन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद लिखा जाए तो क्योंकि युगकों का संगलन नहीं होता है इसमें, क्योंकि युगकों का संगलन नहीं होता है और निषेचन का भी आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसीलिए अलैंगिक जनन से होने वाली संतानें जो होती है, जो जनकों की क्या होती है, जनकों की तरह होती है, यानी जनकों की ही तरह होती है और सेम हो। जिस तरह जनक होते हैं दोस्तों, यानी उसके माँ बाप होते हैं, वही तरह उनका संतान भी होता है। ठीक है, सेम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। इसको आप समझ गए होंगे कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। ये विशेषता है कि अलैंगिक जनन से होने वाली संतानें जो है उसी अलैंगिक तरह होता है जिस तरह उनके क्या होते हैं, जनक होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं के नाम लिखे। नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं के नाम लिखिए। देख लीजिए तो किस प्रकार लिखेंगे आप। लिखेंगे नर जनन तंत्र में निम्नांकित रचनाएं पाई जाती है। कौन कौन पाई जाती है, नर जनन तंत्र में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है। 2 विषम होते हैं। नर को कितने विषम होते हैं, 2 विषम होते हैं। 2 अधिविषम होते हैं। 2 शुक्राणुवाहिनी होते हैं और 2 शुक्राशय एवं 1 मूत्र मार्ग तथा 1 शिश्न होते हैं। दोस्तों क्या क्या होते हैं, 2 विष्ण होते हैं, 2 अधिविष्ण होते हैं, 2 शुक्रवाहिनी होते हैं और 2 शुक्राशय एवं 1 मूत्र मार्ग तथा क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप समझ गए नर जनन तंत्र में क्या क्या होता है, इसका रंचनाम जान लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लैंगिक जनन का क्या महत्व है। लैंगिक जनन का क्या महत्व है, देख लीजिए। ऑप्शन कैसे लिखेंगे दोस्तों, उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर देख लीजिए, सभी जीवों में गुणसूत्रों की एक संख्या निश्चित होती है। सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अलैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण इनमें कोई विविधता नहीं आती है। प्रत्येक बीटी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित रहती है। प्रत्येक में क्या होती है, प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित रहती है। ये लैंगिक जनन के बारे में बता रहे दोस्तों। और देख लीजिए अलैंगिक जनन के बारे में देख लीजिए। लैंगिक जनन के बारे में समझिए दोस्तों, क्या लिखा है। लैंगिक जनन करने वाले में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण इसमें कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है और नहीं आती है, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, निश्चित रहती है, बराबर रहती है, सेम रहती है ना। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन करने वाले में अंधसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, क्या लिखा है, जिससे उसमें भिन्नता आ जाती है। जिसमें क्या होती है, भिन्नता आ जाती है। अंधसूत्री कोशिका विभाजन होता है लैंगिक जनन में, जिससे उसमें भिन्नता आ जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, बढ़ती जाती है। आप सीधा समझ दोस्तों,
लैंगिक जनन में क्या होती है, अंशसूत्री होती है और क्रोमोसोम की संख्या बराबर नहीं होती है। लेकिन अगर आपको बताया गया अलैंगिक जनन है ना, तो क्या होती है, दोनों के क्रोमोसोम की संख्या समान होती है और इसीलिए उसमें कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए, इसीलिए वो समान होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, आपको ये बताना दोस्तों। उत्तर लिखेंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे तो पौधों में लैंगिक जनन एंजियोस्पर्म है ना, पुष्पी पौधों में अधिकोष पुष्प दो लैंगिक होते हैं। क्या होते हैं, पुष्पों में अधिकोष पुष्प क्या होता है, अलैंगिक होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के जननांग होते हैं, इसमें दोनों प्रकार के जननांग होते हैं। पुमंग को नर जननांग या जायांग तथा कार्पल को मादा जननांग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग को नर जननांग या जायांग तथा कार्पल को मादा जननांग कहते हैं। पुमंग में परागकण बनते हैं, पुमंग में क्या बनते हैं, परागकण, जिसको माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जायांग में बीजांड या माइक्रोस्कोप बनते हैं। ये अंधसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इनके निषेचन के बाद फल तथा बीज मिलते हैं। इसके निषेचन के बाद क्या मिलते हैं, फल तथा बीज मिलते हैं। और क्या, बीज के अंकुरण के बाद नन्हा पौधा बनता है। और क्या बनता है, बीज अंकुरित जब होते हैं दोस्तों। अलैंगिक जनन की सारा बात बता रहा है कि कैसे वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन कैसे जनन करते हैं। तो अंधसूत्री विभाजन द्वारा ये बनते हैं। निषेचन के बाद क्या बनते हैं, फल तथा फूल बीज बनते हैं। और यही बीज अंकुरित जब होते हैं तो एक छोटा नन्हा सा क्या बनता है, पौधा बनता है। इसी तरह क्या करते हैं, पौधे लैंगिक जनन जो होते हैं ये जनन करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे, स्कीम छोटा आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों शुक्र जनन नलिका के बारे में बताइए। शुक्र जनन नलिका के बारे में बताइए। देख लीजिए क्या लिखें दोस्तों, ऑप्शन लिखे प्रत्येक विश्व में 900 शुक्र जनक नलिका होती है। प्रत्येक विश्व में कितना होती है, 900 शुक्र जनन नलिका होती है, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। जिसके अंदर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। नर्स शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है जनन किसी जीव की समष्टि के अस्थायी तत्व में किस प्रकार सहायक है। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए उत्तर देख लीजिए। किसी भी स्पीज की समष्टि के अस्थायी तत्व में जनन और मृत्यु दर में लगभग बराबरी की दर हो तो अस्थायी तत्व बना रहता है। एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर ही उसके आधार पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अभी समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्कीम शॉट आप लेते जाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा है दोस्तों परागन से आप क्या समझते हैं, परागन कितने प्रकार के होते हैं। परागन से आप क्या समझते हैं और परागन कितने प्रकार के दोस्तों। ऑप्शन क्या देख लीजिए, उत्तर लिखा है दोस्तों नर जनन अंग से परागन का गमन मादा जनन अंग पर होना परागन कहलाता है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, नर जनन अंग से परागन का गमन मादा जनन अंग पर होना परागन कहलाता है। इसमें कीड़े, जानवर, हवा तथा पानी सहायक होते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं, क्या होते हैं, एक आपका हो गया स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। एक स्वपरागन और दूसरा परपरागन। ठीक है, चलिए आप दो प्रकार के परागन जान लिए, आप परागन की परिभाषा भी देख लिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों ऋतु स्तोभ क्यों होता है। ऋतु स्तोभ क्यों होता है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या लिखे हैं दोस्तों। ऑप्शन लिखे हैं यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। क्या रहती है, यदि अंड कोशिका का निषेचन ना हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। गर्भाशय भी प्रतिमाह निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु तैयार रहता है, अतः इसकी
अंडभित्ति मसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है तो जो कि अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु क्या लिखा है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता न पड़ रहती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं मयोकस के रूप में निष्कासित होती है। इस क्या लिखा है, इस चक्र में, है ना, क्या लिखा है, इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, जिसको कहते हैं पीरियड। दोस्तों आप क्या क्या के नाम से आप जानते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, इसका 4-5 नाम है दोस्तों। इसका नाम क्या है, मासिक चक्र भी कह सकते हैं या मासिक धर्म, माही महा कहा जा सकता है दोस्तों, और क्या कहा जा सकता है, रजोधर्म, मस्टुअल साइकिल या MC या पीरियड के नाम से भी ये जाने जाते हैं दोस्तों। कौन, ये ऋतुस्राव जो होता है दोस्तों महिला में होता है ये, है ना। चलिए आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा जाए तो युग्नज से आप क्या समझते हैं, युग्नज से आप क्या समझ, देख लीजिए, परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह मिलकर युग्नज का निर्माण करती है, जिसको क्या कहते हैं, युग्नज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह मिलकर युग्नज क्या करता है, युग्नज का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो वर्षा होने के समय मक्का के परागण क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, देख लीजिए दोस्तों। क्या लिखे हैं, इन पौधों में आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती है, क्या होती है, आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाती है। इनमें आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को नहीं झेल पाती है। ऐसे पौधों में पर्यावरण के साथ साथ अंकुलित होने की क्षमता कम होती है, क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण उत्पादन कम होने बीमारी होने तथा मर जाने की संभावना बढ़ जाती है। कम उत्पादन और बीमारी होने पर मर जाने की संभावना इस पौधे को ज़्यादा होती है, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नता इनका भिन्न होती है और पर्यावरण के संपर्क में जब ये आते हैं, उतार चढ़ाव जो पर्यावरण होता है उसको झेल नहीं पाते हैं ये पौधे, और इसीलिए ये बीमारी और कम उत्पादन के कारण ये मर जाते हैं, मरने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको आप समझे होंगे या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है तो मानव में विषम के क्या कार्य है, मानव में विषम के क्या कार्य है दोस्तों। मानव में विषम किस में रहता है दोस्तों, आप पहले जान लीजिए। विषम जो रहता है दोस्तों क्या रहता है, नर में रहता है। किस में रहता है, नर में। आप उसको याद रखिए कि नर में क्या रहता है, विष में रहता है। पूछेगा आपको विष में होता है, नर में होता है विष में। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद लिखा है तो मानव में विष के मुख्य कार्य निम्नलिखित। आप तो ये पॉइंट देंगे दोस्तों। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 1, विश्व में शुक्राणु उत्पादन होते हैं, उत्पन्न होते हैं। विश्व में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं जो क्या है, लैंगिक जनन क्रिया में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों आप, दूसरा पॉइंट लिखेंगे विश्व में उत्पन्न हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, मानव शरीर में द्वितीयक जनन लक्षणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, किसके बारे में, विश्व के बारे में, मानव में विश्व में क्या कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो कप सल्यूटियम का कार्य समझाइए, कप सल्यूटियम का कार्य समझाइए। देख लीजिए क्या लिखेंगे दोस्तों, कप सल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है जो गर्भाशय की दीवारों को काफ़ी मोटा करता है तथा गर्भधारण में मदद करता है। कौन, कप सल्यूटियम, है ना, ये करता है, गर्भधारण करने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए ही लाभदायक है परंतु युष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। देख लीजिए ऑप्शन क्या लिखे हैं, ऑप्शन लिखे हैं तो जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता नई जाति के प्रादुर्भाव में
मदद करता है। नए वातावरण एवं प्रतिकूल परिस्थिति में अस्थायी तत्व कायम रखता है। यह विभिन्नता व्यष्टि के लिए लाभदायक नहीं होती, क्योंकि किसी निश्चित स्थान पर प्राकृतिक आपदा जिसे नष्ट कर देती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताइए। गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताइए। देख लीजिए ऑप्शन, उत्तर क्या लिखे दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। परिवार नियोजन के कई उपाय में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक उपाय है। परिवार नियोजन के कई उपाय में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक क्या है, उपाय है। इसमें क्रीम, प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्राजन डाला जाता है। ये ESH एवं LH के स्राव पर प्रतिबंध लगा देता है, जिसके कारण अंडोत्सव की क्रिया नहीं होती है। जिसके कारण क्या होती है, वो जो ब्लड निकलती है दोस्तों, ब्लड निकलना बंद हो जाती है। ठीक है, और गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में यही है कि परिवार नियोजन के उपाय ये है। परिवार नियोजन की ये उपाय है एक, और इससे क्या होती है, ये ESH एवं LH के स्राव को प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, ये गोलियां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, इसको आप समझे होंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, परागन क्या है। परागन में कीटों की क्या भूमिका है। परागन क्या है, परागन में कीटों की भूमिका क्या है। देख लीजिए उत्तर लिखें दोस्तों। परागकोश से परागकणों का प्रकरण प्रतिकांग तक होने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इस तरह भी आप परिभाषा परागन का लिख सकते हैं। कीटों के द्वार पर परागन की क्रिया होती है। कीटों के द्वार पर क्या होती है, परागन की क्रिया होती है। परागकोश से परागकणों का प्रकरण प्रतिकांग तक होने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। आप इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाए तो द्विलैंगिक जीव कौन से होते हैं, उदाहरण लिखे। द्विलैंगिक जीव कौन से होते हैं, उदाहरण लिखिए। देख लीजिए उदाहरण, वे जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं। जिसमें नर भी होते हैं और मादा भी, दोनों अंग पाए जाते हैं, तथा वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का उत्पन्न करते हैं। उभयलैंगिक अथवा द्विलैंगिक जीव कहलाते हैं। उभयलैंगिक या द्विलैंगिक जीव कहलाते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों के क्या पाए जाते हैं, अंग होते हैं, और दोनों प्रकार के युग को उत्पन्न करते हैं। उभयलिंगी तथा द्विलिंगी जीव कहलाते हैं, जिसमें दोस्तों क्या है, केचुआ। क्या है, केचुआ क्या है, द्विलिंगिक या अभिलिंगी जीव। ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, DNA की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। DNA की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। उत्तर लिखें दोस्तों। उत्तर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का वाहक क्रोमोसोम होता है, जो DNA से बना होता है, अतः इसकी प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। इसकी प्रतिकृति बनाना क्या है, जनन के लिए आवश्यक है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि DNA के बारे में फुल जानकारी के साथ एक वीडियो आए, तो आप कमेंट करें। DNA के बारे में पूरी जानकारी के साथ एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपके लिए आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, चलिए आप इसको समझे होंगे DNA क्या है, पूरा जानकारी के साथ आपको वीडियो बना के देंगे दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हैं यस या नो में कमेंट कीजिए कि DNA के पर एक वीडियो बनाना चाहिए कि या नहीं। ठीक है, चलिए यस या नो में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो परागन क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। परागन क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। देख लीजिए उत्तर लिखे दोस्तों। उत्तर देख लीजिए। उत्तर लिखा है, परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकांड तक पहुँचने की क्रिया को परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। निषेचन के अंतर्गत परागकणों के वर्तिकांड तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं।
एक बात आपको पूछ देगा, निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को, मिलन को, नर और मादा जब जहाँ मिलते हैं दोस्तों, उसी को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जहाँ एक नर और एक मादा का मेल होता है तो उसी को कहेंगे आप निषेचन। ठीक है, चलिए आप ये समझे होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लैंगिक जनन संचारित रोगों के बारे में लिखे। लैंगिक जनन संचारित रोग के बारे में लिखे। उत्तर लिखे दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। उत्तर लिखे हैं, लैंगिक जनन संचारित रोग है ना, यौन संबंधित होने वाले संक्रामक रोग को कहा जाता है। यौन संबंधित जब रोग हो दोस्तों, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहा जाता है। यह रोग कई तरह के रोगियों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजवा, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। मनुष्य में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित। मनुष्य में जब होते हैं दोस्तों तो इसके प्रमुख रोग क्या है? निम्नलिखित। देख लीजिए क्या क्या लिखा है। लिखा है दोस्तों, बैक्टीरिया जनित रोग, गोनोरिया, सिफिलिस, रियोथाइटिस तथा सर्विस। बैक्टीरिया के संक्रामक रोग होने वाले कुछ प्रमुख रोग है। क्या क्या देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है वायरस जनित रोग, सर्विक्स कैंसर। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, तथा एडिक्स तथा इत्यादि। क्या क्या होता है दोस्तों? वायरस जनित रोग, सर्विक्स कैंसर, हर्पिस तथा एडिक्स और इत्यादि लिखा है दोस्तों। उसके बाद लिखा है प्रोटोजवा जनित रोग। क्या क्या होता है? प्रोटोजवा जनित रोग स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं एक प्रकार के प्रोटोजवा के संक्रमण से होने वाले रोग ट्राइकोनियोसिस है। क्या है? ट्राइकोसिनियोसिस है दोस्तों। ये किस में होता है? किसका होता है? स्त्री के मूत्र जनन नलिका एक प्रकार के प्रोटोजवा के संक्रमण से होने वाला क्या ये रोग का नाम है दोस्तों। ठीक है, सारे रोग के नाम आप देख लिए, स्कीम छोटा आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, एक लिंगी तथा दुलिंगी की परिभाषा एक एक करके दीजिए। ठीक है, देख लीजिए। उत्तर लिखे हैं दोस्तों, देख लीजिए। एक लिंगी, क्या लिखा है? एक लैंगिक वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट से अलग अलग हो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उन्हें कहेंगे एक लिंगी जीव। उदाहरण के लिए मनुष्य। नर अलग, मादा अलग, लड़की अलग, लड़का अलग, महिला अलग और पुरुष अलग होता है दोस्तों। इसीलिए क्या होता है, जिस जीव में नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे में क्या है? मनुष्य। ठीक है, देख लीजिए। दुलिंगी जीव क्या कहते हैं दोस्तों? वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित रहते हैं उन्हें दो लैंगिक जीव कहते हैं। जैसे केचवा, दोनों में क्या रहता है? नर और मादा क्या रहता है? एक ही में उपस्थित रहता है, तो उसे कहते हैं दो लैंगिक जीव, जिसमें जैसे में है केचवा। ठीक है, चलिए इसको आप समझेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कायिक प्रवर्धक को परिभाषित करें। यह किस पौधे में रहते हैं दोस्तों? आप देख लीजिए। लिखा है दोस्तों, कायिक पादप शरीर का कोई भी कायिक या वर्षी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, विलग और परिवर्तित होकर एक पौधे का निर्माण करते हैं, कायिक प्रवर्धक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक नए पौधे का निर्माण करते हैं, कायिक प्रवर्धक कहलाते हैं। कायिक पादप शरीर का कोई भी कायिक या वर्षी जैसे जड़, तना, पत्ती विलग और परिवर्तित होकर एक नए पदार्थ पौधे का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं कायिक, क्या कहते हैं? प्रवर्धक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, देख लो क्या लिखा है। लिखा है, कायिक प्रवर्धक मुख्य गुलाब, आलू, वायु, फाइलम इत्यादि में किया जाता है। ये दोनों में सब में क्या जाता है? आलू में, गुलाब में, वायु, फाइलम में। ठीक है, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए आप इसको समझोगे। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है जो मुकुलन क्या है? देख लीजिए मुकुलन क्या है।
कैसे लिखेंगे दोस्तों? अब लिखेंगे मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, मुकुलन क्या है? तो अलैंगिक जनन है। मुकुलन क्या है? मुकुलन किसके उदाहरण है? तो अलैंगिक जनन। ऐसे ऐसे आपको जो बता रहे हैं दोस्तों, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इसीलिए आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं कि अलैंगिक जनन है। तो मुकुलन क्या है? अलैंगिक जनन है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति जनन के शरीर से, धरातल से कलिका फूटने या वर्धक निकलने के फलस्वरूप होता है। क्या होता है? कलिका फूटने या पर्वत निकलने के फलस्वरूप इनका जन्म होता है। इस प्रक्रिया में जीव शरीर के किसी भी भाग से एक या एक से अधिक कंद रूपी उभर निकलता है। कंद रूपी क्या निकल? छोटे छोटे कंद जो होते हैं दोस्तों, ये निकल पड़ता है, जिससे मुकुल या वड कहा जाता है। मुकुल या वड कहा जाता है दोस्तों। देख लीजिए, उसके बाद लिखा है, इसके बाद जनन कोशिका केंद्रक मुकुल में पहुंच जाता है। केंद्रक युक्त मुकुल जनक के शरीर से विलग होकर नए जीव का निर्माण करती है। आप इसका चित्र दे सकते हैं दोस्तों, इष्ट मुकुल में, है ना। जब छोटे छोटे होते हैं उससे निकलते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? छोटे छोटे जब निकलते हैं उसको मुकुल या वड कहते हैं। मुकुल या वड कहते हैं। और इसको छोड़ के दोस्तों खुद ब खुद अपना जब उभर कर आते हैं, खुद ब खुद अपना क्या बनाते हैं? एक विलग के जीव का निर्माण करते हैं, जिसको आप क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार आप लिखेंगे, ये भी आप बनाएंगे दोस्तों। ये परिभाषा लिखकर नीचे में जब ये परिभाषा लिखेंगे मुकुलन क्या है, तो ये चित्र को आप बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। जब ये आपको सही से नंबर देगा, ठीक है। चलिए, आप इसको समझेंगे के लिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, तो पौधों में लैंगिक जनन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? पौधों में लैंगिक जनन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है, समझाइए। देख लीजिए, आपको कैसे लिखना है दोस्तों? लिखना है, पौधों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प उत्तरदायी होता है। कौन सा भाग होता है? पुष्प वाला भाग क्या होता है? उत्तरदायी होता है पौधे के लिए। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। नर जनन अंग भी पाया जाता है और मादा जनन भी अंग भी पाए जाते हैं। नर जनन अंग को पुष्पांग तथा मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। पुंगमांग कहते हैं तथा मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। नर जनन अंग को पुष्प में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? जंयांग कहते हैं। आप इसको याद रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, आप क्यों समझोगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बहुखंडन किसे कहते हैं? बहुखंडन किसे कहते हैं? देख लीजिए, आंसर लिखे दोस्तों। लिखे, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। कोशिका विभाजन क्या होती है? एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, और ये कोशिका अनेक संतति यानी संतान में क्या होती है? विभाजित हो जाती हैं। जैसे मलेरिया, परजीवी और प्लेज्मोडियम, ये क्या होती है? ये उदाहरण है दोस्तों बहुखंडन का, जो बहुत ही खंड में क्या होती है? बिखर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, आप समझे होंगे बहुखंडन किसे कहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, ठीक है। उसके बाद लिखा है, तो मासिक चक्र कब और क्यों होता है? मासिक चक्र दोस्तों 3-4 नाम है। मासिक चक्र कितने नाम है? 3-4 नाम है। आपका देख लीजिए नाम क्या क्या है दोस्तों, सुन लीजिए। लिखा है दोस्तों, मासिक चक्र नाम, मासिक चक्र या मासिक धर्म कहिए दोस्तों। मासिक चक्र या मासिक धर्म कहिए, एक ही बात है दोस्तों। और इसको आपको कहा जाता है MC कहा जाता है दोस्तों, रजोधर्म कहा जाता है। और दोस्तों पीरियड, सबसे बड़ा चीज़ होती है पीरियड। ये मासिक चक्र को ही पीरियड कहा जाता है, जो लड़कियों में होता है दोस्तों, महिला और लड़कियों में भी ये होता है, ठीक है। चलिए, आप इसको समझ लीजिए, मासिक चक्र यानी पीरियड, है ना। पीरियड कब और क्यों होता है दोस्तों, आप इसको सही जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों गांव, देहात, शहर और आस एक दूसरे में होते रहता है दोस्तों। तो आज जान लीजिए कि ये किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, आप देख लीजिए, लिखा है, जब परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोजन नहीं कर पाता है। जब परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से, है ना, शुक्राणु के संपर्क में नहीं आ पाता है या संयोजन नहीं कर पाता है, तो ये टूट जाता है। ये क्या होता है? टूट जाता है। नर में क्या, मादा में क्या होता है? तो टूट जाता है, जिसके साथ यांत्रिक दीवार अन्य उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं। और ये जब
शुक्राणु के संपर्क में अंडाणु नहीं आते हैं तो मादा में ये क्या होते हैं, ये अंडाणु टूट जाते हैं। और उसी के साथ वो अंडाणु जो टूटते हैं दोस्तों, वो और उसके साथ अन्य पदार्थ उत्सर्जित होकर बाहर निकलते हैं, जिसे मासिक चक्र, इसे पीरियड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं दोस्तों। ये 28 दिनों के अंतराल में पर होता है, ये 28 दिनों के अंतराल में होता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए दोस्तों कि पीरियड कैसे होता है। जब परिपक्व के अंडाणु शुक्राणु से संयोजन नहीं कर पाते हैं तो ये टूट जाता है, क्या होता है, ये बिखर जाता है दोस्तों, जिसके साथ यांत्रिक दीवार एवं अन्य वो भी अंडाणु भी और अन्य पदार्थ भी क्या होते हैं, ब्लड बन के निकलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मासिक चक्र, रजोधर्म, MC, है ना, और क्या कहता है, पीरियड भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पीरियड कहा जाता है, ये 28 दिनों के अंतराल पर होता है। ठीक है, ये लड़की और महिलाओं में होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप समझे होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ तथा कैसे होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ तथा कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु किस में होता है, शुक्राणु होता है नर में। ठीक है, किस में होता है, शुक्राणु नर में होता है दोस्तों। और देख लीजिए कहाँ और कैसे होता है, देख लीजिए शुक्राणु का निर्माण विश्व में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, विश्व में, और विश्व में किस में होता है, नर में होता है, विश्व में। यह लगातार कोशिका विभाजन के कारण होता है। ये कोशिका विभाजन के कारण क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों। संतति कोशिका धीरे धीरे शुक्राणु में बदल जाता है, और संतति कोशिका क्या होता है, धीरे धीरे शुक्राणु में बदल जाता है। संतान वाला जो होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, शुक्राणु में बदल जाता है। जिससे क्या होता है, जब नर और मादा के बीच क्या होता है, निषेचन होता है दोस्तों, तब क्या होता है, तो संतति का उत्पन्न होता है, यानी संतान का उत्पन्न होता है दोस्तों। इसी तरह ठीक है, चलिए आप इसको समझाओगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, एक पररूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है। ठीक है, आप देख लीजिए उत्तर लिखे दोस्तों। एक पररूपी पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक पररूपी पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो देख लीजिए आप। लिखा है 4 प्रकार का, लिख दिए दोस्तों। पहला लिखा है दोस्तों बहादल पुंज, बहादल पुंज। दूसरा लिखा है दल पुंज, और तीसरा लिखा है दोस्तों पुमंग, और चौथा लिखा है दोस्तों जायांग, जिनमें 2 बाहर चक्रों को, यानी दल पुंज एवं दल पुंज को सहायक अंग है, क्या है, सहायक अंग है, और एवं भीतरी 2 चक्रों यानी पुमंग और जायांग को आवश्यक अंग कहा जाता है। और देख लीजिए सहायक अंग को फूल को आकर्षित बनाने के साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करते हैं, तथा आवश्यक अंग जनन का कार्य करता है। आवश्यक अंग क्या करता है, जनन का कार्य करता है। इनमें यह भिन्नता है, यही भिन्नता है दोस्तों। क्या आवश्यक सहायक अंग और आवश्यक अंग में यही भिन्नता है दोस्तों। ठीक है, कि वो अलग अलग कार्य करते हैं, और दोनों में 1-2 डिफरेंसन है, यानी उदाहरण है दोस्तों, 2 भेद है। चलिए आप इसको समझाओगे, आप स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा तो एक कोशिका एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है, देख लीजिए। उत्तर लिखा है दोस्तों एक कोशिकीय, क्या लिखा है, एक कोशिकीय जीव अधिकतर विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं। एक कोशिकीय जीव अधिकतर क्या करते हैं, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं। इनमें सिर्फ एक कोशिकीय ही होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक कोशिकीय ही होता है। वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं। और क्या करता है, वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, एक कोशिकीय जीव वाले। उसके बाद बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है। क्या होता है, जनन क्रिया जटिल होती है, और वे मुख्य रूप से लैंगिक जनन क्रिया नहीं होती है। मुख्य रूप से
लैंगिक जनन क्रिया ही होती है। वो क्या होती है? अलैंगिक जनन क्रिया। ये मुकुलन क्या होती है? मुकुलन, विखंडन, और क्या होती है दोस्तों? अलैंगिक जनन, पुरोवधि भवन। ये सारा क्या है दोस्तों? एक अलैंगिक जनन है। और ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव क्या है? लैंगिक जनन है। ठीक है, अब समझोगे इसमें क्या होती है जनन करना। ये बहुत ही क्या होती है? बहुत ही जटिल होती है, उसमें क्या होती है? सरल होती है। ठीक है, आप समझोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इस चित्र के विषय में टिप्पणी कीजिए। चित्र क्या है दोस्तों? इस चित्र मुकुलन का है। ठीक है, इसके बारे में क्या है, आप इसको देख लीजिए और इसको कॉपी पर आप नोट बना के सही से चित्र को उतार लीजिए और इसके देख लीजिए। इसके बारे में करिए टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी नीचे हम क्या गया है दोस्तों? देख लीजिए, कुछ लिखिए। यानी कहने का मतलब कह रहा है हाइड्रा में मुकुलन, मुकुलन के बारे में कुछ लिखिए। लिखे हैं दोस्तों, इस प्राणी पूर्व जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन करते हैं। कुछ प्राणी पूर्व जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। क्या होता है? एक स्थान पे उभार विकसित हो जाता है। यह उभार क्या होता है? मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीवों में बदल जाता है। क्या होता है? ये उभरते उभरते एक नन्हे जीवों में मुकुलन बदल जाता है, जिसको मुकुल कहते हैं। तथा पूर्व विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बनाते हैं। और अपने जनक से अलग होते हैं, बिखरते बिखरते उभरते उभरते क्या होते हैं? चलते चलते पहले होते हैं, दूसरा फिर टूटते हैं, विखंडन होते हैं, फिर अपने ही जनक से अलग होकर एक स्वयं स्वतंत्र होकर अपना एक जीव स्वयं बनाते हैं। दोस्तों आप इस चित्र को देख को बता सकते हैं कि पहला जो था, पहला देख लीजिए कितना है। उसके बाद मुकुल बन जाता है, छोटे छोटे टुकड़े कट जाता है। उसके बाद खुद अस्पय मच कर खुद अपने आप एक स्वतंत्र होकर क्या बनाते हैं? खुद अपना आप के एक अपना जीव बनवाते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप समझे होंगे दोस्तों। आप टिप्पणी करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चित्र ये बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अमीबा के दुखंडन प्रजनन को चित्र दर्शाइए। देख लीजिए तो आप चित्र देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा दोस्तों। चित्र आप कह रहे हैं अमीबा को बनाने के लिए, अमीबा का चित्र दुखंडन आपको के रूप में बनाना है अमीबा का चित्र। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है? बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है? देख लीजिए आंसर लिखा है दोस्तों, बीजाणु जनन से जीवों को यह लाभ है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बीजाणु या स्पोरेस नष्ट नहीं होते, अपातु बीजाणु धानी अपने चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण बना लेता है जो उन्हें नष्ट नहीं होने देता है। उन्हें क्या होता है? नष्ट नहीं होने देता है। वातावरण में अंकुलन परिस्थिति बहाल होने पर बीजाणुधानी की मोटी भित्ति फट जाती है और बीजाणु बाहर आ जाते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु बाहर आ जाते हैं। अतः बीजाणु जनन से ज़्यादा संख्या में एक जल्दी से जीव अपनी संतानों को उत्पत्ति कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझोगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें क्या है? बीजाणु का ये क्या है? चित्र है दोस्तों, आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, दुखंडन एवं बहुखंडन में अंतर बताइए। दुखंडन एवं बहुखंडन में अंतर बताइए दोस्तों। देख लीजिए आप कैसे लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे। दुखंडन एवं बहुखंडन में अंतर इस प्रकार है। और ये दोस्तों करके आप क्या बनाएंगे? दो इस पर बॉक्स बनाएंगे दोस्तों, और एक तरफ लिखेंगे दुखंडन और दूसरा तरफ लिखेंगे बहुखंडन। दुखंडन में लिखेंगे पॉइंट 1 देंगे दोस्तों, दुखंडन की वह विधि जिसमें दो समान संतति निर्माण होते हैं उसे दुखंडन कहते हैं। और दूसरा बहुखंडन में एक पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट लिखेंगे तो विखंडन की वह विधि जिसमें अनेक संतति निर्माण होता है उसे विखंडन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, यह हमेशा अकुलन वातावरण में होता है। और इसमें लिखेंगे यह प्रतिकूलन वातावरण में होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, एक दुखंडन लिखेंगे दोस्तों। देख लीजिए कैसे लिखेंगे। इसमें जनन जीव
का कोई भी मात्रा नष्ट नहीं होता। इसमें जनन जीव का कोई भी मात्रा नष्ट नहीं होता। और बहुखंडन में लिखेंगे तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें लिखेंगे इसमें जनन का कोशिका द्रव्य या झिल्ली नष्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।